प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ पांडे। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को किस तरह से एक ज्योमेट्रिकल वेक्टर के थ्रू पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अगर ये आपका कमरा है और आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ एक पर्टिकुलर पाथ जो कि मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है पॉइंट बी तक जाते हैं, तो आपके ओवरऑल मूवमेंट को रिप्रेजेंट हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के थ्रू कर सकते हैं, है ना। सो ये ए बी, ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब अगर आप इस येलो पाथ को फॉलो करने के बजाय किसी दूसरे ग्रीन पाथ को फॉलो किया होता, तो इस केस में भी आपका जो ओवरऑल मूवमेंट है, आपका जो नेट मूवमेंट है, वो ए से बी के डायरेक्शन में होता, है ना। और कितनी दूरी पर होता? इस लेंथ ए बी के बराबर। ठीक है। ठीक है, उसी तरीके से आप कोई और पाथ सोच सकते हो, है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ सोचे जा सकते हैं पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी की तरफ, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो यूनिक है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। ओके। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन यहाँ पर ए और फाइनल पोजीशन यानी कि पॉइंट बी पर डिपेंड करता है। ओके। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड equal to the length of AB, okay, and its direction is from point A to point B। ठीक है। अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग नोटेशन के थ्रू कैसे लिखेंगे? तो नोटेशन देखिए, नोटेशन को कभी भी जनरलाइज नहीं करना चाहिए, बट आपकी कोशिश हमेशा ऐसी रहनी चाहिए ताकि आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए नोटेशन को देखकर पढ़ने वाला कुछ कंक्लूजन निकाल सके, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है जिसका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है ना, और स्टार्ट ए पर हो रहा है, एंड बी पर हो रहा है, इसका ये मतलब हुआ। तो एक कन्वीनियंट नोटेशन मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए बी, चूंकि ए से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए हमारा ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है उसका टेल पॉइंट ए के ऊपर होगा और हेड पॉइंट बी के ऊपर होगा। तो ये एक कन्वीनियंट नोटेशन है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। आप चाहते तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को किसी दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी इन दोनों को यूज किए बिना मैं सीधे कह सकता हूं कि
ये कोई वेक्टर ए है, तो मैंने ए सिंबल का इस्तेमाल किया और उसके ऊपर ये एरो देकर मैंने ये जताने की कोशिश करी है कि हम एक वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ओके, बट आप खुद सोचिए, ए बी के ऊपर ऐसा एरो ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर किसी के पास ये अंडरस्टैंडिंग है कि पॉइंट ए हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के इनिशियल पोजीशन को बताता है और पॉइंट बी यानी कि बाद वाला हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फाइनल पोजीशन को बताता है। तो हमने अभी एक तरह के वेक्टर क्वांटिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में देखा। अब आप वेक्टर क्वांटिटी के डेफिनेशन को जरा ध्यान से समझिए। मैं बार बार वेक्टर क्वांटिटी वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। वेक्टर क्वांटिटी, देखिए मैं दो स्टेटमेंट कह रहा हूं। पहला, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। तो अगर आप इस डेफिनेशन को हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ रिलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि यस, ये सही है। क्यों? क्योंकि हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड है और वो मैग्नीट्यूड क्या है? लेंथ ए बी के बराबर है। और डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो हमने पहला स्टेटमेंट कहा, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। जब मैं ऐसा स्टेटमेंट कह रहा हूं तो मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि जिन क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन होता है वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। बट ये डेफिनेशन गलत है, कंप्लीटली गलत है ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन इसका सही इंटरप्रिटेशन करना बहुत जरूरी है। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा हूं कि वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। ध्यान से फिर से, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर हम क्लेम कर रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का होना जरूरी है। अगर दोनों है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। पहला स्टेटमेंट ये बता रहा है। दूसरे बार में मैं कह रहा हूं वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। यहां पर मैं क्लेम कर रहा हूं इस स्टेटमेंट के थ्रू, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। ये कुछ इस तरीके से है कि जब मैं कह रहा हूं कि आप अमीर हो अगर आपके पास एक सोने का बिस्किट और एक डायमंड रिंग है, तो यहां पर मैं ये क्लेम करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो हर इंसान जिसके पास एक सोने के बिस्किट और एक डायमंड रिंग होगा वो अमीर होगा। दूसरे स्टेटमेंट में मैं कह रहा हूं कि अमीर इंसान के पास सोने के बिस्किट और एक डायमंड की रिंग होती है। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो अमीर इंसान है उसके पास सोने के बिस्किट, एक सोने के बिस्किट और एक डायमंड रिंग तो होगी ही होगी। उसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। उसके पास खदान हो सकते हैं, है ना, 10-15 गाड़ियां हो सकती हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट के डिफरेंस को समझिए और वेक्टर के डेफिनेशन के साथ रिलेट करने की कोशिश करिए। मैं अभी आपको वेक्टर का कंप्लीट डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास एक मैग्नीट्यूड होगी और एक डायरेक्शन होगी। और इसीलिए मैं इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से लिखूंगा, ए वेक्टर क्वांटिटी
has a magnitude and a direction associated with it। तो मैंने यहां पे कहा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और उसके पास एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं और हम इन्हीं को ज्योमेट्रिक वेक्टर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे।